Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So हमने लास्ट वीडियो में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा था, ठीक है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ऑलराइट, देखो आर्टिकल 76 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 76 बताता है कि देयर शैल बी ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में, यानी एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, आर्टिकल 76 के अंडर में। ऑलराइट, फिर देखो ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये बात भी अच्छे से याद रखनी है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है अटॉर्नी जनरल। सीजीआई मत लगा देना जाके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मत लगाया ना जाके, अगर वो बोले हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो इसकी मैक्सिमम एज कितनी होती है। मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, यानी अगर कोई बंदा काउंसिल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट होता है तो उसकी एज 65 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 65 मैक्सिमम एज है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। 65 के ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर देखो यहाँ पर बात हम करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। पहली बात तो ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट जज की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, अपॉइंट करने की, वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी होती है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन आती है। पहला आता है आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है भाई, अच्छी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है वर्कड एज हाई कोर्ट जज, वर्कड एज हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स। या तो उसने हाई कोर्ट जज की तरह काम किया हो 5 साल तक, हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल तक, ठीक है। या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो वो 10 साल तक, यानी हाई कोर्ट में वकील रहा हो वो 10 साल तक। या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट, ठीक है, इन दी ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एक बहुत ही मतलब प्रेसिडेंट की नज़रों में जाना माना ज्यूरिस्ट हो, यानी प्रेसिडेंट जानते हो कि ये बहुत ही एक अच्छा जज है या बहुत ही अच्छा एक ज्यूरिस्ट है, ठीक है। जाना माना हो, एमिनेंट मतलब रिनाउंड होता है, रिनाउंड जाना माना, या फिर डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, ठीक है, यानी जाना माना ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट में 5 साल तक काम किया हो। अगर हाई कोर्ट में 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल तक, अगर हाई कोर्ट में 5 साल तक जज ना रहा हो तो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, ठीक है, एडवोकेट है, डी कहाँ से आ गया, हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो 10 साल तक। या फिर अगर ये भी कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो एक बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी बहुत ही डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की नज़रों में। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो होगी उसकी क्वालिफिकेशन। फिर बात करते हैं टेन्योर की, ठीक है। टेन्योर नॉट फिक्स, इसका भी टेन्योर फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये भी है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे इसको हटा सकते हैं, ठीक है। विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, वरना उसके सिवा अगर देखा जाए तो ये प्रेसिडेंट इसको हटा सकते हैं। ऑलराइट, कभी भी इसका टेन्योर यानी फिक्स नहीं होता है। फिर बात आती है रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन जो देता ही है बेसिकली प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा, टू प्रेसिडेंट, ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर अपना प्रेसिडेंट को थमाएगा। फिर बात आती है इसके राइट्स की, इसके पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले इसके राइट्स भी ध्यान रखना, ठीक है। राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी किसी भी इंडिया का कोई भी कोर्ट हो, ठीक है,
उसमें उसकी सुनवाई में ये हिस्सा ले सकता है, राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरी बात, राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द राइट टू वोट। देखो, पहली बात तो देश के किसी भी कोर्ट में उसकी सुनवाई में हिस्सा ले सकता है, राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीड, जो पार्लियामेंट की आपकी प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, उसमें उसके पास राइट है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, और इन प्रोसीडिंग्स में बेसिकली अपना ओपिनियन या फिर अपनी बात रख सकता है, ठीक है, बट विदाउट द राइट टू वोट। यानी बट उन प्रोसीडिंग्स में अगर वोटिंग हो रही है तो उस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, वो वोट नहीं कर सकता है, उसके उसके सिवा वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है और अपनी बात को रख सकता है, बट विदाउट द राइट टू वोट। ऑलराइट। फिर आती है तीसरी बात। तीसरी बात क्या है? ही एंजॉयज द प्रिविलेज ऑफ एमपी। ठीक है। जो भी प्रिविलेजेस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, सेम प्रिविलेजेस आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलते हैं, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ऑल्दो इसे जितने भी एमपी को प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सब इसको भी मिलेंगे, बट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है कुछ, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, बट पार्लियामेंट में कुछ कमिटीज होती है ना, उनका ये मेंबर होता है, ठीक है। ऑलराइट। फिर देखो, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बना था इस बार सीडीएस में, ये है जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल and can do प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस। तो जो आपका काउंसिल ऑफ सॉरी ये काउंसिल मिनिस्टर क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, आपका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है, यानी ये पूरे टाइम बेसिकली सरकार के लिए काम नहीं करता है, ये अगर चाहे तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। वैसे आपने देखा होगा जो मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो प्राइवेट काम नहीं कर सकते, बट ही कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस ऑल्सो। ऑलराइट। ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, पूरे टाइम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता है, और ये अपना टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, इसको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, तो इस बार इस पे क्वेश्चन बना था सीडीएस में, ठीक है। फिर देखो, प्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के अंडर में अगर कोई भी रेफरेंस देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 के अंडर में कोई भी रेफरेंस देंगे, ठीक है, तो उस रेफरेंस के लिए, उस रेफरेंस के तहत ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करेगा, या फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, फिर यहां पर एक चीज आती है, ये भी इस बार ऑप्शन में दिया हुआ था, पेपर में आया था ये चीज भी, जहां तक आया था, ठीक है, मेरे को याद है। एक होता है आपका सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड एक होते हैं आपके एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एक एडिशनल सोलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका काम क्या होता है? दे असिस्ट अटर्नी
जनरल इन द fulfillment of his official रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या अगर सिंपल भाषा में कहें, ठीक है, तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में मदद करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, जो भी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, उनको पूरा करने में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने पार्लियामेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट देखेंगे। जब तक आप नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।